नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं भगवान देवनारायण से उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने रेट का बैच स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर बहुत सारी क्लासें आपकी रेगुलर लग रही है, और उसके अंदर से आपको पता भी होना चाहिए कि मेरे द्वारा राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति पढ़ाया जा रहा है। अब राजस्थान इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान इतिहास यानी इतिहास के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना होता है सभ्यता। अब सभ्यता के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा कि इतिहास को कितने भागों के अंदर वर्गीकरण किया गया है, यानी इतिहास को कितने भागों के अंदर वर्गीकृत करके हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और साथ ही हम सभ्यताओं के बारे में भी जाना कि सभ्यता किसे कहते हैं, सभ्यताओं का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। उन सब तथ्यों के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर जानकारी प्राप्त कर ली है साथियों। और साथियों, पिछली क्लास के अंदर ही हमने एक सभ्यता के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की थी, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पे साथियों कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है साथियों कि कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यदि ऑप्शन के अंदर आपको सरस्वती नदी नहीं मिले तो आपको बताना है गग्गर नदी। तो गग्गर नदी भी न मिले तो आपको बताना है द्वेषवती नदी। ये भी ऑप्शन के अंदर मिल सकता है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की थी। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करें साथियों कालीबंगा सभ्यता के बारे में, हम जान रहे थे कि कालीबंगा सभ्यता, तो साथियों कालीबंगा सभ्यता के बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था ये कि कालीबंगा सभ्यता साथियों हनुमानगढ़ के अंदर। अरे कहाँ थी कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ के अंदर थी। अब नदी के बारे में अभी बात कर रहे थे अपन कि कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, कि आपको बताना है पहला ऑप्शन तो आपको गग्गर नदी मिलेगा कि कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे स्थित है। यदि आपको गग्गर नदी ऑप्शन में न देखने को मिले तो वहां पे हो सकता है कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो ये भी राइट आंसर हो सकता है वहां पे आपका कि हाँ साहब, सरस्वती नदी के किनारे भी कालीबंगा सभ्यता है। प्राचीन नाम है सरस्वती। यदि आपको सरस्वती नदी भी न मिले और आपको ऑप्शन के अंदर दे देगी द्वेषवती नदी, तो ये भी राइट आंसर हो सकता है आपका ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी या सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में स्थित है साथियों? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, हमने पिछली क्लास में देखा। और साथ ही देखा कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? क्या सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी आलपी टेसीटोरी के द्वारा दी जाती है। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है आलपी टेसीटोरी के द्वारा सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी जाती है साथियों। फिर आगे बात करें कि वास्तविक खोजकर्ता कौन है, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों आपको बताना है कि अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है। अरे किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है। आप आपसे वर्ष भी पूछ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की जाती है? तो आपको बताना है 1952 के अंदर। कब बताओगे? 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। अब यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसके पश्चात एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? देखो उत्खनन का कार्य करवाया जाता है 1961 से 1969 के मध्य। कब? 1961 से 1969 के मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य करवाया जाता है। अब ये उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? एक तो है ब्रजवासी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल के द्वारा, जिसका शॉर्ट नाम आपको देखने को मिल सकता है बीवी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीवी लाल के द्वारा।
और किसके द्वारा? बालकृष्ण थापर के द्वारा। किसके द्वारा? अरे भाई बालकृष्ण थापर के द्वारा। और इसका शॉर्ट नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, क्या मिलेगा? बीके थापर के द्वारा। किसके? बीके थापर के द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पहले एग्जामों के अंदर पूछे गए, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने विस्तृत जानकारी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आता है कि कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या? कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन गलत भी करके आए। तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। अब काली चूड़ियां क्यों है? वहां पर काली चूड़ियां पाई गई थी, है ना। तो हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त की। अब बढ़ते हैं आगे, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब आती है कि कालीबंगा सभ्यता का उपनाम क्या है? क्या? कालीबंगा सभ्यता का उपनाम क्या है? तो कालीबंगा सभ्यता है साथियों, इसका उपनाम है दीनहीन सभ्यता। क्या साथियों? दीनहीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का उपनाम है, ये आपको भी ध्यान रखना है। अब फिर आते हैं कालीबंगा सभ्यता है साथियों, क्या जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर है। अब उसके ऊपर वर्ष 1961 के अंदर, क्या वर्ष 1961 के अंदर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया जाता है। कितने पैसे का? 90 पैसे का 1961 के अंदर कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट जारी किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमको वही जानकारी प्राप्त करनी है जो पहले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आगे भी उनसे क्वेश्चन पूछे जा सके। ऐसे तो पढ़ाने में सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हमको सीमित मैटर पढ़ना है, फालतू की चीज हमको नहीं पढ़नी है। यानी हमको क्या है, नौकरी लगना है, ज्ञाता नहीं पढ़ना है ना। चलो अब हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसके अंदर कौन कौन से अवशेष पाए गए। तो उससे पहले हम एक जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन का कार्य यानी इसकी खुदाई का कार्य दो भागों के अंदर किया गया, यानी दो टीलों पर किया गया। यानी खुदाई का कार्य, खुदाई का कार्य, खुदाई का कार्य क्या है साथियों? दो टीलों पर किया जाता है। कहाँ पे? दो टीलों पर किया जाता है। अब ये दो टीलों पर खुदाई का कार्य कर रहे हैं ना, तो दो टीले की लंबाई के बारे में पता होना चाहिए हमको, ऊंचाई के बारे में भी पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा तो नहीं गए, लेकिन हम कालीबंगा सभ्यता के ऊपर चर्चा कर रहे तो थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए ना। तो लंबाई तो है कितनी? 12 मीटर। कितनी है साथियों? लंबाई 12 मीटर। और चौड़ाई के बारे में बात करें साथियों कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उत्खनन का कार्य दो टीलों के ऊपर किया गया, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है साथियों 500 मीटर। कितनी? 500 मीटर। तो लंबाई सॉरी चौड़ाई है और लंबाई है 12 मीटर। कितने? 12 मीटर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर सबसे प्रिय जानवर कौन सा था? क्या? कालीबंगा सभ्यता के अंदर सबसे प्रिय जानवर कौन सा था? तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर सबसे प्रिय जानवर था कौन सा? कुत्ता। कौन सा था साथियों? डॉगी, कुत्ता। सबसे प्रिय जानवर, सबसे प्रिय जानवर कौन सा था साथियों? सबसे प्रिय जानवर कुत्ता था। क्या था साथियों? सबसे प्रिय जानवर कुत्ता था। किसके अंदर? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया, वहां पर खुदाई का कार्य किया गया, अब वहां पर अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले। क्या मिले? अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले। अब वो अवशेष कौन कौन से मिले उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो अवशेष के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या है? अवशेष लिख लेते हैं पहले हम, और अवशेष के बारे में साथ के साथ चर्चा करते चलते हैं, और आप भी अपने नोटबुक के अंदर साथ के साथ नोट डाउन करते हुए बढ़ते रहे। अब क्या मिले साथियों यहाँ पे? बिल्कुल अग्नि वेदिकाएं। क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं। अब अग्नि वेदिकाएं मिली है ना साथियों, तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ के लोग क्या थे? धार्मिक थे। क्या थे साथियों? धार्मिक थे, है ना। अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो अग्नि वेदिकाओं से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग क्या थे? धार्मिक थे।
और कौन कौन से साक्ष्य मिले यहाँ पर कर्सी के साक्ष्य मिले। किसके? कर्सी के साक्ष्य मिले, यानी सबसे प्राचीनतम कर्सी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले साथियों? कर्सी के साक्ष्य, कर्सी के साक्ष्य मिले साथ। अब कर्सी के साक्ष्य मिले ना, तो एक बात और याद रखनी, यहाँ पर एक साथ दो फसल बोई जाती थी। जैसे हमारे अभी वर्तमान के अंदर गेहूं और जौ बोए जाते थे, उसी प्रकार से एक समय के अंदर यहाँ पर दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं। वह कौन कौन से? गेहूं और जौ बोया करते थे। कौन कौन से? गेहूं और जौ। ये दो फसलों के साक्ष्य हमको देखने को मिलती है कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं साथियों। एक मिनट है ना, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये हमने देखा अवशेष अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाओं से हमें यह पता चलता है कि अग्नि वेदिकाओं से क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग धार्मिक परंपरा के थे। उसके पश्चात हमने देखा कृषि के साक्ष्य मिले और दोहरी फसल के साक्ष्य मिले, यानी दो फसलों के साक्ष्य मिले। कौन सी? गेहूं और जौ के साक्ष्य हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं साथियों। अब हम आगे बात करते हैं साथियों की यहाँ पे क्या मिले? भूकंप के साक्ष्य। क्या मिले साथियों? भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है भाई साहब कि भूकंप के साक्ष्य तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। अब चलो, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे भूकंप आया करता था? क्या यहाँ पर भूकंप आया करता था? चलो अभी ये बताओ आप, तो अभी वर्तमान समय के अंदर भूकंप आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा साथियों? हाँ बिल्कुल, मकानों के ऊपर दरारें आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मकानों पर दरारें आ जाएगी। उसी प्रकार जो ये कालीबंगा सभ्यता है ना, इसके अंदर भी मकानों के ऊपर दरारें देखने को मिलती है साथियों। क्या? मकानों पर दरारें, क्या? मकानों पर दरारें देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी, कि भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। तो साथियों आपको बताना है कि भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं साथियों। अग्नि वेदिकाएं के बारे में हमने चर्चा कर लिया ना, बिल्कुल, अग्नि वेदिकाओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो कालीबंगा सभ्यता है, ये किस प्रकार की सभ्यता है साथियों। क्या पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है साथियों। तो आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। कौन सी है साथियों? कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। कौन सी? नगरीय सभ्यता, यानी नगरीय सभ्यता के यहाँ से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं साथियों। क्या मिले हैं? नगरीय सभ्यता के यहाँ से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं साथियों। अब नगरीय सभ्यता के अवशेष मिल गए तो यहाँ पर सड़क भी मिली है देखने को, और सड़कें हैं जो आपस में समकोण पर भी काटती है साथियों। परकोटा देखने को मिला है। परकोटे की लंबाई के बारे में बात करें तो 150 गुणा 280। क्या साथियों? 150, सॉरी 280 गुणा 150 है ना, 280 गुणा 150। ये परकोटे की क्या थी साथियों? ये परकोटे की लंबाई थी। मीटर के अंदर, ये ध्यान रखना है ना, किलोमीटर नहीं है, मीटर के अंदर है साथियों। अब यहाँ की ये साथियों जो कालीबंगा सभ्यता की नगरीय अवशेष है, तो यहाँ पर ईंटें भी देखने को मिली है। क्या मिली है साथियों? ईंटें भी देखने को मिली है। अब किस प्रकार की ईंटें देखने को मिली? जो मकान थे कच्चे ईंटों से निर्मित थे। कहाँ से? कच्चे ईंटों से निर्मित थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कच्चे ईंटों से निर्मित थे मकान, और वहां की परस है वो अलंकार थे। क्या है साथियों? परस अलंकार थे। मकानों के पीछे भी दरवाजा हुआ करते थे। क्या साथियों? जो मकान है, जैसे आपका मकान है, आपके मकान के आगे दरवाजा तो है ही सही, उसी प्रकार एक दरवाजा मकान के पीछे भी हुआ करता था। इससे हमें पता चलता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है साथियों ना। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर मकानों के घर के पार नालियां भी बनी हुआ करती थी। क्या साथियों? नालियां भी बना हुआ करती थी, जिससे पानी की निकासी हो सके साथियों ना।
यानी अब वह जो नालियां बनी हुआ करती थी वह किससे निर्मित थी साथियों? वह निर्मित थी काष्ठ से साथियों। किससे? काष्ठ, लकड़ी से निर्मित थी। यानी आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि जल निकासी हेतु क्या, जल निकासी हेतु काष्ठ नालियों का निर्माण हो रखा था कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। ईंटों की आकृति यानी ईंटें भी यहाँ पर पाई गई है। और छतें साथियों, जो मकानों की छत थी है ना, क्या? मकानों की छत। मकानों की छत किससे निर्मित थी? मकानों की छत निर्मित थी साथियों किससे? लकड़ी से। किससे साथियों? मकानों की छत निर्मित थी लकड़ी से साथियों। हाँ बिल्कुल, ईंटों की लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना। और यदि आपको नियर डे के ईंटों की लंबाई बता दीजिएगा तो ईंटों की लंबाई भी बता देते हैं। 30 × 15 मल्टीपल, यानी 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, ये ईंट की क्या थी साथियों? ऊंचाई लंबाई है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ईंट की है, आपको ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको नीड है तो कोई बात नहीं है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आंकड़े नहीं पूछे जाते, क्योंकि आंकड़ों के अंदर सर्वाधिक कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम के अंदर फैक्ट पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं साथियों? एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं साथियों। फिर आगे बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में। हमने अग्नि वेदिकाएं, अब अग्नि वेदिकाओं के बारे में देखें तो कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली यहाँ से? 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। आयताकार चबूतरे देखने को मिलते हैं, आयताकार चबूतरे। आयताकार चबूतरे भी कहाँ पे देखने को मिलते हैं साथियों? आयताकार चबूतरे भी कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं साथियों। यहाँ पे सिक्के भी मिले साथियों। क्या मिले? सिक्के भी मिले। क्या मिले साथियों? सिक्के। अरे सिक्के भी मिले कालीबंगा सभ्यता से। तो सभ्यता है साथियों, नगरीय सभ्यता है, तो पैसों की तो आवश्यकता होगी ना साथियों। तो यहाँ पे क्या मिले? पहले हमारे अभी वर्तमान समय के अंदर जो 500 के नोट चलते हैं गांधी जी की फोटो वाले ना, वो नहीं चला करते थे साथियों। पहले पहले सिक्का चला करता था। क्या? सिक्का। क्या चला करता था भाई? सिक्का चला करता था। अब सिक्का है ना साथियों, इसके एक तरफ यानी चित और पट क्या होता है? एक तो होता है चित और एक होता है पट, यानी दो तरफ होते हैं इसके ना, दो। दूसरी तरफ, अब एक तरफ तो क्या होता था साथियों, जो सिक्का है ना, क्या? सिक्का, इसकी एक तरफ तो क्या होता? देवी का चित्र होता था। किसका? देवी, महिला का चित्र हुआ करता था। एक तरफ तो क्या था साथियों? महिला का चित्र बना हुआ करता था। किसका रे भाई? महिला का चित्र बना हुआ करता था। और दूसरी तरफ के बारे में बात करें अपन यहाँ पे, तो चिता। क्या साथियों? व्याघ्र, जिसे हम बोलते हैं व्याघ्र या चिता का चित्र था। व्याघ्र या चिता का चित्र, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिक्का भी देखने को मिला है, जिसके एक तरफ तो महिला का चित्र, जिससे हम देवी का चित्र है ना, महिला या देवी भी देखने को मिल सकता है आपको ना, बिल्कुल। और दूसरी तरफ व्याघ्र, जिसे हम चिता के नाम से जानते हैं, उसका भी चित्र देखने को मिला है साथियों ना। अब जो कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं, ये किसके? ऊंट के बारे में भी परिचित थे, बकरी के बारे में भी जानते थे कि हाँ बकरी भी जानवर हुआ करती है, भेड़ के बारे में भी ये जानते थे साथियों। यानी भेड़, बकरी और सॉरी ऊंट, बकरी और भेड़ के बारे में भी परिचित थे साथियों। किसके बारे में? ऊंट, बकरी, भेड़। ऊंट, बकरी और भेड़ इत्यादि के बारे में परिचित, इत्यादि के बारे में परिचित थे साथियों। किसके बारे में? इत्यादि के बारे में परिचित थे साथियों। कालीबंगा सभ्यता के लोग ऊंट के बारे में भी जानते थे कि हाँ कैमल जानवर होता है, बकरी के बारे में भी जानते थे साथियों, और भैंस, बफेलो के बारे में भी ये जानते थे, यानी परिचित थे कि ये भी जानवर हुआ करते हैं साथियों। अब यहाँ पे क्या है साथियों? शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं साथियों। अब शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस प्रकार से देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहाँ से खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो खोपड़ी होती है अपनी, इस खोपड़ी के क्या प्राप्त हुए हैं? खोपड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुई है?
शल्य चिकित्सा के प्रमाण तो देखने को मिल गए कि साहब शल्य चिकित्सा के प्रमाण है ना। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुई, किस प्रकार से पता चला कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, जो खोपड़ी होती है मानव की, जो एक खोपड़ी होती है, ये प्राप्त हुई है कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से है। अब ये खोपड़ी है ना साथियों, इस प्रकार से देखो ये खोपड़ी है, क्या है, खोपड़ी है। अब इस खोपड़ी के ऊपर क्या है साथियों, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं। जो खोपड़ी है साथियों, खोपड़ी से 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं साथियों। इन खोपड़ी के अंदर जो 6 छिद्र पाए गए, इनसे पता चला है कि इन छिद्रों में हाइड्रोस्टनिज की रोग की जानकारी मिलती है। एक रोग है हाइड्रोस्टनिज, उसके बारे में जानकारी मिलती है साथियों ना। हाँ बिल्कुल, ये हमने ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों ना, बिल्कुल। ये हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने जान लिए साथियों ना। यदि कोई और भी क्वेश्चन है साथियों तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ कि सर इनके अलावा कालीबंगा सभ्यता से ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हाँ कालीबंगा सभ्यता से ये और क्वेश्चन पूछे गए हैं साथी। और जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको कि जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास क्लास को शेयर अवश्य किया करें, ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके साथियों ना, बिल्कुल। हम अब चलें आगे, अगली सभ्यता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों, कौन सी साथियों, अहाड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं साथियों, हम अहाड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल, समय का अभाव होने के कारण आपकी क्लास आधे घंटे की हो पाती है, केवल कुछ ही समय की बात है, यानी 10-15 दिन की बात है। फिर आपकी क्लास वो एक एक 1.5-1.5 घंटे की होने लग जाएगी। राजस्थान इतिहास की क्लास, संस्कृति के ना थोड़ा बिजी होने के कारण क्लास कम समय की हो पा रही है, इसके लिए समझ आते हैं। अब अगली सभ्यता के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। और अगली सभ्यता है साथियों अहाड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, अहाड़ सभ्यता। और अहाड़, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई से भी सभ्यता हो, क्या, कोई से भी सभ्यता हो, उस सभ्यता से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एक तो कहाँ पर है, क्या, कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों ना, और वहां पर कौन कौन से इंपोर्टेंट अवशेष मिले साथियों ना। और या ताम्र युगी ने या लोह युगी ने, उनके बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो बिना समय गवाए हुए आड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आड़ सभ्यता जो कहाँ पर स्थित है। आड़ सभ्यता है भाई साहब कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। अरे आड़ सभ्यता कहाँ पर है, अहाड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है ना। अब चलो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि अहाड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर अहाड़ सभ्यता है साथियों। अब इसके पश्चात फिर आता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आयड़ नदी, बेड़च नदी और बनास नदी, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। 1 मिनट साथियों ना, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ, कंधारी एक समझ आते मित्रों, आहड़ सभ्यता जो उदयपुर के अंदर स्थित है। अब नदी के बारे में देख रहे थे कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। देखो आयड़ नदी भी आपको देखने को मिल सकता है, बेड़च नदी भी आपको देखने को मिल सकता है, और बनास नदी भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी आहड़ सभ्यता, इनमें से कोई सी भी ऑप्शन दे दे वो सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन तो देने से रहा, यदि वो तीनों में से यदि आए बनास नदी दे दे और बेड़च नदी दे दे तो क्वेश्चन क्या है साथी, वो डिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो एग्जाम की दृष्टि से गलत क्वेश्चन माना जाएगा। कि एक की आड़ सभ्यता है और आड़ सभ्यता से दो ऑप्शन दे दिए, बनास नदी और बेड़स नदी, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, साहब ये क्वेश्चन तो गलत है ना। तो ऐसा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनाने वाले वो ऐसी गलती नहीं करते। आप उत्खनन के कार्य के बारे में बात करते अपन कि हाड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है साथियों। तो उत्खनन का कार्य एक के व्यास के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एक के
व्यास के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसके द्वारा? A.K. व्यास के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया जाता है। और यदि आपसे इसके बारे में पूछ ले कि कौन से सन के अंदर, तो 1953 के अंदर। कब? 1953 के अंदर किया जाता है। अब आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का क्या प्राचीन नाम? क्या साथियों? आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखें। तो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता के प्राचीन नाम के बारे में हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर। तो कुछ अभी इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, वहां पर जाना भी अनिवार्य है। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर आहड़ सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर। हाँ हाँ साथियों, बिल्कुल आपको इनका चित्र भी दिखाया जाएगा, इनकी फोटो भी दिखाई जाएगी कि देखो ये आहड़ सभ्यता है ना। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू।